तो दोस्तों, कोई तो बताता है हिंदुओं को इस देश का मूल निवासी और कोई कहता है कि ये हैं बाहरी या विदेशी हैं। यानी कि ऐसा कहते हैं कि हम आए हैं मिड एशिया से या यूरोप के कुछ देशों से और अपनी संस्कृति को भारत में लेकर के आए और यहाँ पर हमने हमारी सभ्यता का विस्तार किया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर में हिंदू हैं कौन? क्या हिंदू इस देश के मूल निवासी हैं या फिर वो किसी बाहरी देश से आए हुए विदेशी हैं जो अपने साथ अपना समाज लेकर के आए, अपनी संस्कृति लेकर के आए और उन्होंने इस देश में यानी कि भारत में आकर के उसको बसा दिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब दूंगा दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, नॉलेज वाली चीज़ों को, काम की चीज़ों को पाने में दोस्तों टाइम लगता है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के एंड तक मैं आपको एक बहुत ही गजब का कंक्लूजन देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने कभी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या गवर्नमेंट कंपटीशन की आपने तैयारी की है, तो आपके सामने जो बुक आई है, खासकर आप लूसेंट उठा करके देखें या फिर दूसरी जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड बुक हैं, आपने उसमें एक आर्यन इन्वेशन थ्योरी जरूर पढ़ी होगी, जिसे आर्य प्रवासी सिद्धांत भी कहा जाता है। और उस सिद्धांत के अनुसार जो कि मैक्स मुलर ने दिया था, भारत में आर्यन लोग बाहर से आए, वो मिड एशिया से आए और या फिर यूरोप के दूसरे देशों से आए और वो अपनी संस्कृति अपने साथ लेकर के आए भारत में, और साथ में भाषा, वेद वगैरह वो लेकर के आए और उन्होंने यहाँ पर एक नई सभ्यता को जन्म दिया। यही नहीं दोस्तों, जब हम सीरियन, मेसोपोटामियन, ग्रीक, रोमन या और दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो फिर हम सबसे नीचे आकर के देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को। और अगर टोटल ओवरऑल देखा जाए, आप डिस्कवरी वगैरह और दूसरे दुनिया भर के सीरियल्स देख लो या डॉक्यूमेंट्रीज देख लो, आप ये देखोगे कि जितना कम वर्क हड़प्पा सिविलाइजेशन को लेकर के किया गया है, शायद ऐसा और किसी के साथ नहीं किया गया। अगर पुरातत्व विभाग के लोगों की मानी जाए और मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों की बात मानी जाए, तो उनके अनुसार भारतीय सभ्यता का उदय जो है वो 4 से 5,000 साल पहले हुआ था। और वो इसी को कंपेयर करके देखते हैं मोहनजोदारो सिविलाइजेशन से या फिर हड़प्पा मोहनजोदारो सिविलाइजेशन से। उनके अनुसार ये जो सिविलाइजेशन है, यही ओरिजिनल इंडियन सिविलाइजेशन थी, और वो इस सिविलाइजेशन को रीड करके इंडियन सिविलाइजेशन से इसकी तुलना कर देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन का सिर्फ एक पार्ट था, न कि वो पूरी हिंदू सिविलाइजेशन थी। इनके अनुसार जो हिंदू वर्ड है वो सिंधु के किनारे रहने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया गया, और कई भाषाओं में स को ह बोला जाता है, तो उस अनुसार सिंधु के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू बोल दिया गया, और इसी के नाते ये हम लोगों को हिंदू के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे बोले जाने वाली भाषा को हिंदी बोला गया, जो कि मिक्सचर थी अवधी, ब्रिज और राजस्थान की मेवाड़ी, मारवाड़ी भाषाओं से, और उत्तर भारतीय भाषाओं की और संस्कृत भाषा की। आज भी हिंदी भाषा में अधिकतर जो वर्ड हैं वो संस्कृत के ही पाए जाते हैं। तो ये सिद्धांत दिया था मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने कहा कि भारतीय जो हैं वो ज़्यादातर आर्यनों के वंशज हैं। ये वही आर्यन हैं जो कि मिड एशिया से या फिर यूरोपीय देशों से भारत में आए और साथ में अपनी सभ्यताएं लेकर के आए। पॉइंट ये है दोस्तों कि इसी मैक्स मुलर की थ्योरी को आज भारत की अधिकतर किताबों में पढ़ाया जाता है, और बाद में कई ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने मैक्स मुलर की इस आधी पकी हुई खिचड़ी को पूरा पकाने का काम किया, और उन्होंने हमारे सामने ये थ्योरी रख दी कि जो हिंदू हैं वो तो इस देश के हैं ही नहीं, वो बाहरी हैं और दूसरे देश से इस देश में आए हैं। मैक्स मुलर एक जर्मन था दोस्तों, जिसने अपनी अधिकतर आयु इंग्लैंड में निकाली, इंग्लैंड के लिए सेवा करते हुए निकाली, और उसी सेवा के भाव से वो भारत आया था, और भारत में आके उसने यहाँ के उपनिषद, वेद, इनको ट्रांसलेट करवाया। 2 कौड़ी के ट्रांसलेटर उसने खरीद लिए, वो जिनको खुद भी रीड करना नहीं आता था। वो मैं बताऊंगा आपको कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ। और उनसे उसने रीड करवा करके और अपनी एक नई थ्योरी बताई, और ये बताया कि भाई ये जो आर्यन है, जो इंडियन है, जो राम लक्ष्मण या फिर जिनको आप पढ़ते हो यहाँ पर, ये तो ओरिजिनल में यहाँ के हैं ही नहीं, ये तो बाहर से इंडिया में आए। और ये थ्योरी कितनी फेमस है तो आप भी जानते होंगे, हर कोई इसी थ्योरी को फॉलो करता है। तो अब इस थ्योरी को मानने वाले लोगों से मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल, क्योंकि मैक्स मुलर तो अब रहा नहीं, तो मैक्स मुलर से तो ये सवाल पूछे नहीं जा सकते, तो अब वो फॉलोवर जो इंडियन बुक्स में इसको पढ़ाते हैं, वो विद्वान, उनसे मेरे 2 सवाल हैं। कृपया इन 2 सवालों के जवाब दें। पहला सवाल, अगर मिड एशिया या फिर दूसरे देशों से लोग भारत में आए थे तो उनके और हमारे डीएनए मैच करने चाहिए, बेसिक चीज़। मगर जब हमारे डीएनए को मैच कराया गया तो ये डीएनए मैच नहीं करते, उल्टा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले सभी धर्मों के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनके डीएनए मैच करते हैं। दूसरी चीज़, अगर आर्यन जो लोग, जैसा आपके अनुसार, वो विदेश से भारत में आए और अपनी भाषा भी साथ में लाए जिसको कि संस्कृत बोला जाता है, तो आज
वर्तमान स्थिति में यानी कि इतने सालों बाद भारत में अभी तक संस्कृत जीवित है। कई जगह स्कूलों में, कॉलेजेस में इसको बोला जाता है, कई जिलों में इसको बोला जाता है और कई वेद पुराण आज भी इस भाषा में अवेलेबल है। मगर किसी भी यूरोपियन देश में संस्कृत क्यों नहीं बची, वो बिल्कुल गायब क्यों हो गई? भाई जो देश किसी भाषा को देता है वो वहाँ से वो भाषा गायब थोड़ी ना हो जाती है। आज इंग्लैंड ने हमें इंग्लिश दी तो क्या इंग्लैंड से इंग्लिश गायब हो गई क्या? तो वैसे वो संस्कृत तो यूरोपियन देशों से कैसे गायब हो गई? कृपया इस सवाल का जवाब दे दिया जाए। और इसका उल्टा अगर आप अध्ययन करेंगे और अगर आप यूरोपियन देशों के लोगों को और भारतीय देशों के लोगों से कंपेयर करेंगे, उनके वोकल कोड को कंपेयर करेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि उनका वोकल कोड और हमारा वोकल कोड अलग है। मतलब अलग इन द सेंस, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल अलग है। अलग इन द सेंस ये है कि हमारी जो टंग का शेप है और उनकी जो टंग का शेप है वो डिफरेंट है। इसी वजह से वो हमारी तरह प्रोनाउंस नहीं करते। आपने देखा होगा कि उनकी खुद की लैंग्वेज इंग्लिश या जर्मन या स्पेनिश भी वो किस तरीके से बोलते हैं। इसका मेन कारण हमारी जीभ की शेप भी है। अब यहाँ पर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो लगा नहीं सकते सर आप ये बोल देंगे कि वो इंडिया में आकर के उनकी जीभ का शेप चेंज हो गया 1000-3000 सालों में। जैसे अक्सर डार्विन ने जो है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बता दी, भाई सब जैसे इवोल्यूशन करके सब जैसे इवोल्यूट हुए हैं, वैसे इंडिया में आते ही आदमी भी इवोल्यूट हो गया और जो यूरोप के लोगों की जो जीभ का शेप था, जो बालों का रंग था, जो स्किन का कलर था, वो सब इंडिया में आकर के चेंज हो गया। थोड़ी साइंटिफिक खोज की तरफ चलते हैं सर। जो आज ओल्डेस्ट स्कल मिला है सर, वो एक ऑस्ट्रेलोथोपिकस है। वो ऑस्ट्रेलोथोपिकस जो है वो तकरीबन आज से 12 से 20 लाख साल पुराना बताया जाता है सर। और अभी अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें तो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि जो ह्यूमन्स हैं वो आज से 40 से 60 हज़ार साल पहले तो आदिवासी हुआ करते थे। यानी कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन से ये जो है वो ग्रो होना आज से 30 से 40 हज़ार साल पहले ही स्टार्ट हुई है। तो फिर वो जो स्कल उन्हें मिला है वो किसका था, ये बातें आपस में ही मेल नहीं खाती है दोस्तों। यानी कि हमारी थ्योरीज जो हैं वो आपस में ही टकराती रहती हैं। वॉर महाभारत को ये लोग 5000 साल पुराना बताते हैं और इंडियन सिविलाइजेशन को, जिसको ये सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन मानते हैं, जहाँ मैं इंडियन सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ वहाँ पे अगर आप वर्ल्ड फोरम में चल जाओगे तो उनके अनुसार ये सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन है। यानी कि आज मैं किसी फॉरेनर से इंडियन सिविलाइजेशन की बात करूँ तो वो सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सोचेगा कि वही इंडियन सिविलाइजेशन है, जबकि वो सिर्फ एक इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट था। वो पूरी इंडियन सिविलाइजेशन नहीं थी। इंडियन सिविलाइजेशन आज भी जीवित है। हम आज भी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, कई जगह भले ही कम मात्रा में कर रहे हैं मगर फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पुरातत्वों की खुदाई उस तरीके से नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर जो है वो मानव बहुत अधिक तरीके से विकसित हो चुका है और कई जगह पर इतनी ज़्यादा अमाउंट में रहने लग गया है कि आज ऐसा नहीं कर सकते कि उनको हटा दें वहाँ से और उनके घरों की खुदाई करने लग जाएँ। ये टेक्निकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है कि कितना पुराना है। मैं एक कोई स्पेसिफिक डेट आपको नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, उसके लिए अगला वीडियो ज़रूर आएगा जब मैं आपको स्पेसिफिक बताऊँगा कि कितना पुराना ये हिंदू रिलीजन है। मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये हज़ारों में काउंट नहीं किया जा सकता सर, ये लाखों साल पुराना है। क्योंकि जब आप वाल्मीकि रामायण को स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसमें जो समय काल यूज़ किया गया है, यानी कि जो टाइम पीरियड यूज़ किया गया है, या जो एनिमल्स यूज़ किए गए हैं, या जो एटमॉस्फेयर यूज़ किया गया है, जो नक्शा यूज़ किया गया है, वो आज का नहीं है। आपको पता होगा सर, एक दृश्य आता है जब सुग्रीव जो है वो अपनी सेना को भेजता है सीता को ढूंढने के लिए, तो वो अपनी सेना के सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजता है। उस सीन को सर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसने पूरी अर्थ को एक्सप्लेन किया है। उसने बताया कि भाई कौन कौन से देश किस किस जगह पड़ते हैं। अगर उसको आज के मॉडर्न टाइम से कंपेयर किया जाए तो सिर्फ कुछ एक मामूली से बदलाव है। इसका मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स भी उसके बाद में बदली है और ऐसा लाखों सालों से नहीं हुआ है। इसके अलावा आप वो सीन पढ़ लीजिए जब श्री राम अयोध्या में वापस आते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर ये वर्णन है कि एक 4 दांत वाले हाथी बुलाए गए थे स्पेशल राम का स्वागत करने के लिए। और ये 4 दांत वाले हाथी जो कि सफ़ेद कलर के थे, ये साइंटिस्ट भी मानते हैं कि आज से लाखों साल पहले हुआ करते थे। खैर चलिए वो लाखों साल पुरानी बात छोड़ देते हैं, हम तो मॉडर्न टाइम पर वापस आते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ हजारों सालों की जो रिसर्च है आज तक हम उसको भी पूरी तरीके से स्टडी नहीं कर पाए। चाहे वो पानी के अंदर मिलने वाली द्वारिका हो जिसकी कार्बन रेटिंग करने के बाद भी अभी भी वो 9 से 13 हजार साल पुरानी है, चाहे वो दूसरे शिलालेख हों जो हमें उत्तर से लेकर के दक्षिण में सब जगह मिलते हैं, चाहे वो हमारी एंशिएंट बुक्स हो जिसको हम आज तक नहीं समझ सके। यहाँ पर हिंदू रिलीजन की वो डेफिनेशन बताई गई है दोस्तों जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो किसी फॉरेनर के द्वारा दी गई है और हमने उसे एज इट इज़ एडप्ट कर लिया और जो हिंदू चीज़ें थी हमने उनका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया और उनको समझने की जगह हम उससे दूर होते चले गए। मैं कुछ एक चीज़ें बताता हूँ सर। आयुर्वेदिक, आप आज से 20 साल पहले देख लो, आयुर्वेदिक का मजाक उड़ाया जाता था, मगर आज खाने की चीज़ों में, टूथपेस्ट में, साबुन में आयुर्वेदिक चीज़ें मिला करके वही विदेशी कंपनियाँ दे रही है जो पहले इनका मजाक उड़ाया
जाया करती थी। तो वाकई में हिंदू की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? तो मैंने जो हिंदू की डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग निर्धारित कर रखी है सर, मैं आपसे बताता हूँ। एक हिंदू वो है जो देवताओं को नहीं जानता, भगवान को नहीं जानता। एक हिंदू वो है जो वेदों को नहीं जानता। हिंदू वो है जो रिलीजन को या धर्म को नहीं जानता। और एक हिंदू वो है जो एक्चुअल विज्ञान को भी नहीं जानता। वो केवल जानता है जात पात, जिसके अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से लड़ता रहता है। जबकि अगर ये देखा जाए तो ये लड़ने की वजह मैक्स मुलर और मैकॉले जैसे लोग दे करके गए हैं हमारे देश को, वरना यहाँ पर सभ्यताएं लाखों सालों से जीवित थी और हष्ट-पुष्ट थी। अगर यहाँ पर दलितों का या दूसरे धर्म का इतना ही असम्मान किया जाता था तो यहाँ पर स्वर्ण युग नहीं होता चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। खैर, जात व्यवस्था एक अलग विवाद का विषय है, किसी और दिन उसको उठा लिया जाएगा। आज मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि वो रिलीजन जिंदा रहे तो आपको अपनी एंशिएंट बुक्स की तरफ वापस आना पड़ेगा। और पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग भारत की भूमि में पैदा होने समाप्त हो गए, क्योंकि हमने वो नॉलेज लेना बंद कर दिया जो नॉलेज एक्चुअल में यहाँ एग्जिस्ट करती थी। और अक्सर हम तो उस नॉलेज के ऊपर हंसते हैं। हंसने की जगह अगर आप उसे डिकोड करें या फिर आप उसे स्टडी करें तो आप पाएंगे कि आप जितना कुछ ज्ञान जानते थे वो ऑलरेडी उन बुक्स में पहले से ही अवेलेबल था। शायद यही कारण था कि स्वामी विवेकानंद जो है वो बोल करके गए थे कि वेदों की ओर लौटो। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आपको बताना चाहता था कि क्या डेफिनेशन आजकल हिंदू धर्म की हमारे सामने पेश की जाती है, जो कि चारों तरफ से हमें सुनाई जाती है। हमें बताया जाता है कि पिछले कुछ ही सालों से हमारा जन्म हुआ है, एक छोटी सिविलाइजेशन है जो कि 1000-2000 साल पुरानी है। तो वास्तविकता ये नहीं है दोस्तों, एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है जो कि अपने पतन की ओर अग्रसर है। और इसके पतन होने का कारण कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा धर्म नहीं है। मैं क्लियर कर देता हूँ कि हिंदू धर्म के समाप्त होने का कारण कोई दूसरा धर्म कभी नहीं है। इसके समाप्त होने का कारण ये स्वयं है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।